गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सबसे पहले हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी का। आप लोगों में से कई लोग व्हाट्सएप में मैसेज किए कि सर ये नहीं सोल्व हो रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3.12, 3.14 ये दो क्वेश्चन था। ये जनरली लोग पूछ रहे थे, तो इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.12 में हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, जिसमें से फर्स्ट था 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना। तो आपको चेन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Al3 प्लस और यहाँ ये Al है। तो देखो कि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 होता है, और यहाँ इसके ऊपर में 3 प्लस चार्ज है। तो जब ये 3 प्लस 0 में कन्वर्ट करेगा तो कितने का चेंज हुआ? 3 का। 1 मोल ही निकालना है, इसलिए 1। तो इस कंडीशन में इनका अगर आंसर निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 3 फैराडे। वहीं अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करना है तो 3 को 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा सेकंड वाले में। यहां 1 मोल Cu2 प्लस को कन्वर्ट किया गया है Cu में। फिर उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यहां ये 2 प्लस कन्वर्ट किया 0 में, इसका मतलब 2 का चेंजेज हो रहा है। तो इस कंडीशन में इनका आंसर आ जाएगा 2 फैराडे। और क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे। यहां दिया हुआ था 1 मोल MnO4 माइनस, और इन्हें कन्वर्ट करना था Mn2 प्लस में। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको निकालोगे। MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ मैग्नीज का 2 प्लस दिया हुआ है। तो ये +7 जब 2 प्लस में कन्वर्ट करेगा तो 5 का चेंज आएगा, यानी इस कंडीशन में इनका आंसर आ जाएगा 5 फैराड। तो ये 3.12 का ये तीनों क्वेश्चन था, तो ये बन गया। अधिकांश स्टूडेंट का क्वेश्चन 3.14 से था। इस जगह पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कंपेयर करें। तो देखोगे आपके दोनों तरफ में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा उसी को हम लोग कंपेयर करेंगे। बताते हैं उस वाले क्वेश्चन को भी। जैसे 3.14 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां कर 1 मोल ऑफ H2O टू O2। H2O को कन्वर्ट किया गया है O2 में। इनका नंबर ऑफ मोल 1 ही है, यानी इसमें चेंजेस नहीं करना है। H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और इस जगह पर O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां ये -2 से 0 गया, यानी कितने का चेंजेज हो रहा है? 2 का। तो इसलिए इस जगह पर ही इसका आंसर आ जाएगा 2 फैराड। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पर अगर आते हैं हम लोग, तो यहां इस सेकंड क्वेश्चन में 1 मोल FeO को कन्वर्ट किया गया है Fe2O3 में। Fe2O3 में अब फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहां आयरन का होता है +2। यहां ऑक्सीजन का -2 और यहां आयरन का निकालोगे तो +3। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का है, क्लास 11th का। अब अगर सब चीज भूलते ही जा रहे हो तब तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मान करके चलते हैं। तो Fe2O3 में अगर आयरन का निकालेंगे तो Fe के लिए X लिखे, आयरन का नंबर 2 है, प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0। 2x - 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ 3। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यानी कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो चेंजेस किसमें आ रहा है? आयरन का। इनका +2 से +3 हुआ,
यानी कि डिक्रीज कर रहा है। और कितने से डिक्रीज कर रहा है? 1 से। तो इसलिए इस कंडीशन में इनका आंसर आ जाएगा 1 फराड। इस तरीके का क्वेश्चन जो जनरली होता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यानी कि बाकी का ये आप काम रफ में कीजिए और बाकी देखिए कि कितने का चेंजेस हो रहा है, उसके अनुसार से निकालते। हाँ, अगर यही 1 मोल की जगह पर अगर ये कह देता कि 4 मोल है, तो यहाँ चेंजेस 1 का हो गया और 4 मोल है, तब इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर इस जगह पर कहता है कि इनका 3 मोल है, तो 1 मोल में चेंजेस आ रहा है -2 से 0 यानी कि 2 का, तो 3 मोल में चेंजेस आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर चेंज करेगा तो पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कंसेप्ट हम लोग यूज करते थे रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग में, यानी उस जगह पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार से बैलेंस करते थे। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन है 3.16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अल्टरनेट करके कई बार पूछा हुआ। अल्टरनेट करने का मतलब एक साल पूछा, फिर एक साल नहीं पूछा, फिर एक साल पूछा, एक साल नहीं पूछा, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यही 3.16 क्वेश्चन जब 2008 में सिलेबस चेंज हुआ था तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिर्फ अकेला यही क्वेश्चन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस में हालांकि डिलीशन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के पार्ट को भी डिलीट किया है, तो पूरी तरह से क्लियर नहीं था, कुछ रिलेटेड में था इलेक्ट्रोलिसिस और कुछ जो सिलेबस में भी दिया हुआ था। तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम पूरे इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा रहे हैं। यानी कि पूछे तो भी सही, नहीं पूछे तो भी कोई बात नहीं है, और वैसा भी हम लोग को आगे इंफॉर्मेशन तो रखना ही है। तो 3.16 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, 2-3 स्टेप में जाकर के ये क्वेश्चन बनता है। यहां डायग्रामेटिकली पर एक्सप्लेन करते हैं इसको। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C containing solution of ZnSO4, 3 electrolytic cell A, B and C. A, B, C containing solution of ZnSO4, containing solution of ZnSO4, AgNO3, AgNO3 and CuSO4, copper sulfate respectively are connected in series। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोड डाला हुआ होगा और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फिजिक्स में आप कॉम्बिनेशन पढ़ होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन इनका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। मान लीजिए एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और तीसरे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसके बाद कर रहा है एसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी यहां से जो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1.5 एम्पियर है। 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम until 1.45 gram of silver is deposited. 1.45 gram of silver is deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? तो आपसे पहला पूछा जा रहा है कि कितने समय तक करंट सप्लाई किया गया और फिर व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, यानी कि जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ और कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। टाइम निकालने में आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करना है, और चूंकि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आप पढ़ रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा। सेम टाइम तक अगर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब करंट का वैल्यू सेम है तो चार्ज का वैल्यू भी सेम होगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में सेल बी में जितना क्यू का वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू ए में भी होगा और उतना ही वैल्यू सी में भी होगा। तो ये वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, ये तो आप पहले निकाल चुके हैं निकल वाले केस में।
कितने एम्पियर का करंट इतने टाइम तक अगर प्रोवाइड किया गया है तो कितने ग्राम का डिपोजिशन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी बना सकते हैं और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। अब पहले क्या क्या डाटा सेपरेट करना है उसके अनुसार से ये ध्यान देते, फाइनल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ेंगे, गुना भाग आप कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा समझना। फर्स्ट स्टेज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, टाइम पूछा जा रहा है और यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां से पहले हम लोग क्यू का निकाल लेते हैं वैल्यू कि कितना है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 ये आयनाइज करेगा एज Ag प्लस NO3 माइनस। सिल्वर कैथोड पर डिपॉजिट होगा, चूंकि कटायन है तो एट कैथोड Ag प्लस ये कन्वर्ट करेगा Ag में बाय टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन लेकर। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो अगर इसको हम लोग 108 ग्राम कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 फराडे, या इसी को लिख सकते हैं 96,500 कूलम। यानी अब देखो रिलेशन यहां से मिल गया, 108 ग्राम के डिपोजिशन के लिए 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो 1.45 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो क्यों निकल जाएगा। यानी ऐसे करेंगे हम लोग, दैट इज 108 ग्राम सिल्वर रिक्वायर 96,500 कूलम, therefore 1 gram will require 96,500 divided by 108 and therefore 1.45 gram it will require 96,500 divided by 108 into 1.45। अब ये कूलम यानी कि Q का वैल्यू निकल गया। अब जब यहां Q का वैल्यू निकल गया, इसको सोल्व करोगे आप, हम यहां सोल्व नहीं कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर भी यूज कीजिए। सिस्टमेटिक मेथड हम बता दिया कि किस तरीके से निकालना है। अब यहां के बाद में आप करोगे, ये Q का वैल्यू हो गया, नाउ Q इज इक्वल टू यहां जो वैल्यू आएगा वो Q यहां पर पुट करोगे। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, तो फिर किसका वैल्यू निकालना है आपको, T का। अभी आप पढ़े हैं I इज इक्वल टू Q बाई T, तो T वुड बी इक्वल टू Q बाई I हो जाएगा। तो यानी यहां से T का वैल्यू निकालेंगे तो T का वैल्यू हो जाएगा Q बाई I, जो Q का वैल्यू होगा उसको यहां पुट करेंगे। 863 के अप्रॉक्सिमेट ये वैल्यू आता है सेकंड में, वो यहां निकल गया। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, यानी कि जो टाइम आपसे पूछा जा रहा था वो आप निकाल लिए। अब यहां निकालने के बाद में अब दूसरा पार्ट है, जो Q का वैल्यू यहां आ रहा है वही Q का वैल्यू इस जगह पर भी आएगा और वही Q का वैल्यू यहां पर भी आएगा। 12965 ऐसे करके कुछ वैल्यू आ रहा है, वो आप बनाओगे, उसके बाद सोल्व करोगे तो पता चलेगा। अब इसके बाद में फिर कैसे करेंगे, फिर देखो फॉर सेल ए के क्या यूज किया गया, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट को आयनाइज करो, इट आयनाइजेस एज Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। जिंक का डिपोजिशन कहां पर होगा, कैथोड पर, तो एट कैथोड Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव Zn। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे, इट मींस 2 into 96,500 कूलम। और जिंक का एटॉमिक मास होता है 65 लेते हैं, लेकिन इसके बुक का एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू को लेना पड़ेगा, और ये 65.3 ग्राम है, तो 65.3 को लेकर के चलोगे, और कॉपर का 63.5 होता है। तो इतने कूलम से डिपॉजिट हो रहा है 65.3 ग्राम।
तो यहां जो कूलम का वैल्यू आएगा, इतने कूलम से कितने ग्राम का डिपोजिशन होगा वो निकल जाएगा। फिर से 2 × 96,500 कूलम डिपॉजिटेड 65.3 ग्राम जिंक। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इन लोगों को जोड़ा गया है, तो यहां जो Q का वैल्यू आएगा, यानी अभी जो आप सोल्व किए हैं, वही Q का वैल्यू सेल A में भी जाएगा, वही Q का वैल्यू सेल C में भी जाएगा। तो यहां के Q के वैल्यू को आप सेल A में पुट किए तो यहां ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जैसे सेल A बनाया, तो वैसे ही फिर सेल C के लिए यूज करोगे। और सेल C यहां यूज किया जाएगा, कॉपर सल्फेट है, तो CuSO4 it ionizes as Cu2 plus SO4 2-। कॉपर का डिपोजिशन कैथोड पर होगा, तो एट कैथोड Cu2 plus it will take 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फराडे। 2 फराडे मीन्स 2 × 96,500 और ये वैल्यू है 63.5 ग्राम। अब फिर यहां से यूनिटरी मेथड यूज करोगे। सिंस 2 × 96,500 कूलम डिपॉजिटेड 63.5 ग्राम कॉपर, तो जो अभी Q का वैल्यू निकला है यहां पर, सपोज 12965 आ रहा है, तो 12965 कूलम से कितना निकलेगा वो निकल जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना तो आपको करना होगा। अभी तक हम लोग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का यूज नहीं किए। अभी ये जो क्वेश्चन बनाए हम लोग वो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर था। अब बताते हैं आपको कि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे यूज करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनाने के लिए भी आपको टाइम निकालने का प्रोसेस वही होगा, यानी कि 863 सेकंड जो वैल्यू आ रहा है वहां तक वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद का अमाउंट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे होगा जो देखो नाउ, यानी कि सेकंड पार्ट में बढ़ रहे हैं, फिर से टाइम वैसे ही निकलेगा। उसके बाद जो अमाउंट निकालना है जिंक और कॉपर का, उसके लिए हम लोग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं। इसमें अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो वेट ऑफ सिल्वर, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, इनका वैल्यू दिया हुआ है 1.45 ग्राम। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो AgNO3 में Ag प्लस है, तो इसके एटॉमिक मास यानी कि 108 को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 108। उसी तरह से अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक निकालते हैं, तो जिंक का एटॉमिक मास है 65.3 और ये Zn2 प्लस कन्वर्ट करता है Zn में, तो डिवाइडेड बाय 2। अगर इक्विवेलेंट वेट कॉपर का हम लोग निकालते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2। फिर से ये 2 क्यों आया, 1 क्यों आया, क्योंकि जिंक सल्फेट को जब आयोनाइज करोगे तो जिंक सल्फेट आयोनाइज होता है एज Zn2 प्लस SO4 2-। AgNO3 आयोनाइज करता है एज Ag प्लस, CuSO4 आयोनाइज करता है एज Cu2 प्लस, और ये Zn2 प्लस कन्वर्ट करता है Zn में, Ag प्लस कन्वर्ट करता है Ag में, और Cu2 प्लस कन्वर्ट करता है Cu। तो यहाँ 2 + 0 मिल गया, इसलिए इसे 65.3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। यहाँ +1 0 मिल गया, इसलिए इसके एटॉमिक मास 108 को 1 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ 2 0 मिल गया, तो इसके 63.5 को 2 से डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, वेट ऑफ जिंक निकालना है आपको और वेट ऑफ कॉपर निकालना है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और उसी से रिलेशन आता है W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अगर हम लोग एक कांस्टेंट डालें तो W इज इक्वल टू K × E होगा, और W/E इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि K। जैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे V1/T1 इज इक्वल टू K, V2/T2 इज इक्वल टू K, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो निकल गया V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे।
तो W/E इज इक्वल टू K है, तो यहीं से फॉर्मूला निकल गया W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। इसे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और इसी कंसेप्ट को यहां पर यूज करना है। आप चाहो तो जहां पे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखे हैं उसी जगह पर इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इस न्यूमेरिकल पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. Law of electrolysis. Electrolysis. तो यहां आ जाएगा वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक और वैल्यू किसका दिया हुआ है? सिल्वर का। तो वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। Therefore, weight of zinc it would be equal to weight of Ag into equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of Ag। वैल्यू पुट करो। सिल्वर का वेट आया है 1.45 ग्राम, जिंक का है 65.3 डिवाइडेड बाय 2 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर है 108। अब बताओ, इसमें कैलकुलेशन पहले वाले से थोड़ा आसान हो गया, लेकिन दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए और दोनों से आप बनाओगे। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बनाएंगे और करके फिर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बनाएंगे। तो ये जिंक निकल गया। उसी तरह से सिमिलरली वेट ऑफ कॉपर जब निकालेंगे तो यहां फॉर्मूला आ जाएगा वेट ऑफ Ag इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब इसके वैल्यू को आप पुट कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल बन गया। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था आपके बुक में, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, सेकंड लॉ से रिलेटेड, उसको हम यहां सोल्व कर रहे हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एक जगह पे टर्म है लास्ट वाले में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और वो भी बोर्ड का रिपीटेड है। लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़ा आसान ये इस वजह से हो जाता है कि बिल्कुल वही क्वेश्चन ही रिपीट कर दे रहा है। तो अगर नहीं भी पूछे तो उसका आंसर आप याद रखिए, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैच कर जा रहा है। लेकिन कंसेप्ट तो बनना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसके क्या प्रोडक्ट होंगे, यानी कैटायन पर किसका डिपोजिशन होगा, कैथोड पर किसका डिपोजिशन होगा, एनोड पर किसका डिपोजिशन होगा। तो इसको बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं और ये 10 मिनट का जो पार्ट है इसको आप रिपीट करोगे, यानी हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस पर आपको ध्यान देना है कि क्या बोल रहे हैं। इसको हम लोग पहले दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फॉर्म दिया हुआ, और फिर दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फॉर्म दिया हुआ। दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद सेपरेट कर लोगे, आपको खुद समझ में आएगा। यानी कि पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का। मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, अब इस मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। यानी कि पहला कंसेप्ट हो गया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रोड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर्ट यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम लेस रिएक्टिव मेटल में आते हैं, यानी कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह पर कोई दूसरे एलिमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस है कि वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में। आगे बताएंगे। यानी कि पहले मान करके चलते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब जो भी मोल्टेन फॉर्म में लिया जाए, जैसे अगर हम लोग लेते हैं कि मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो CaCl2 को आयोनाइज करो, CaCl2 आयोनाइज होगा तो देगा Cl2 प्लस 2Cl-। कैटायन का डिपोजिशन होता है कैथोड पर, तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस का डिपोजिशन होगा एनोड पर। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं
तो फिर सेम कंसेप्ट Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस है तो ये कटायन है तो इनका डिपोजिशन होगा कैथोड पर, और अगर ये अनायन है तो इनका डिपोजिशन होगा एनोड पर। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, अगर HCl दिया हुआ है तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो H प्लस कैथोड पर और Cl माइनस एनोड पर होगा। उसी तरह से अगर वाटर है तो H प्लस और OH माइनस है तो H प्लस हाइड्रोजन के फॉर्म में होंगे और OH माइनस O2 में कन्वर्ट कर जाता है। आगे एक जगह पर हम रिएक्शन लिख पाएंगे। यानी कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कटायन डिपॉजिट होता है कैथोड पर यानी कि हाइड्रोजन गैस, और अनायन OH माइनस O2 में कन्वर्ट करता है और वो एनोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरा पार्ट है कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह पर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, आप सिल्वर ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, तो यूजिंग अदर इलेक्ट्रोड यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं, अदर इलेक्ट्रोड, कोई भी अगर दूसरा इलेक्ट्रोड आप लेते हैं तो बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है, चाहे वो मोल्टेन फॉर्म हो या एक्वस फॉर्म हो, कटायन का डिपोजिशन होगा कैथोड पर, जैसा कि अभी हो रहा था बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अनायन का डिपोजिशन एनोड पर नहीं होगा, अनायन का डिपोजिशन एनोड पर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा यहां पर, एनोड इटसेल्फ आयोनाइज टू गिव कटायन, यानी कि एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको और सिंपल तरीके से यहां लिख सकते हैं, एनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, यानी वहां किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का कराते हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन कैसे होगा, NaCl, तो ये आयोनाइज करेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो कैथोड पर डिपोजिशन हो गया सोडियम का, और कॉपर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज इनटू Cu2 प्लस, ये कॉपर आयन के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि ये बात आप पढ़े याद हो या ना, हम याद दिलाते हैं। जनरल प्रिंसिपल याद है, जनरल प्रिंसिपल में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़े थे, और उस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जब कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे थे तो कॉपर जो इम्प्योर है उसे हम लोग एनोड के फॉर्म में ले रहे थे, और जो प्योर कॉपर है उसे हम लोग कैथोड के फॉर्म में ले रहे थे। यहां एनोड निगेटिवली था और इसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था। अब आप याद करो, वहां पर यहां से कॉपर सॉल्यूशन में गया था HCl2 प्लस, और इसी के नीचे इंप्योरिटी वाटर में डिपॉजिट हो गए थे एज एनोड मड, और वहां पर बताया था कि कॉपर में इंप्योरिटीज के फॉर्म में इससे लेस रिएक्टिव मेटल गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं जो इस रिफाइनिंग को कंपनसेट करता है। यानी कि अगर प्लैटिनम और गोल्ड के अलावा कोई भी मेटल आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, तो कटायन का डिपोजिशन तो कैथोड पर होगा, लेकिन एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा। जो भी मटेरियल आप एनोड के फॉर्म में लिए हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी अगर कॉपर लिए हैं तो कॉपर आयन के फॉर्म में, सिल्वर लिए हैं तो सिल्वर आयन के फॉर्म में, जिंक लिए हैं तो जिंक आयन के फॉर्म में। बस यही याद रखना है आपको। फिर से पहले ये चेक करना है आपको कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो पहला पॉइंट कटायन कैथोड पर और अनायन एनोड पर। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कटायन कैथोड पर, लेकिन एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब फिर दूसरी बात देखना है कि वो मोल्टेन फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में। अगर मोल्टेन फॉर्म में है तो प्योर फॉर्म में होगा, तो अगर कटायन है तो कैथोड पर और अनायन है तो कहां जाएगा, एनोड पर। अब बात करते हैं कि अगर एक्वस फॉर्म में रहा तो क्या होगा कंसेप्ट, यानी कि बी वाले पार्ट में
अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है, क्लासेस वगैरह भी चलते थे तो इसी बात को फिर एक दो दिन के बाद में कुछ स्टूडेंट बोलता था तो वहां रिपीट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके पास में ऑलरेडी है, आप इसको फिर से रिपीट करोगे और जो मेन पार्ट है उसी को तो बार बार हम बोल रहे हैं और फिर लास्ट में भी रिपीट करेंगे, आप ध्यान से देखना। बी में हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में है तब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं, एक्वस कहा जाता है जहां आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब देखो सोडियम क्लोराइड यहां आयनाइज कर जाएगा, NaCl आयनाइजेस एज Na+ Cl- और चूंकि एक्वस है तो इस जगह पर वाटर भी है और ये भी आयनाइज करेगा एज H+ OH-। यहां पर भी फर्स्ट वाले कंडीशन में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही देकर चल रहे हैं। अब पहले वाले और इस वाले में क्या फर्क पड़ेगा, जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लिए थे तो वहां सिर्फ एक कटायन और एक आयन था, लेकिन जब एक्वस फॉर्म ले रहे हैं तब इस जगह पर दो कटायन है और दो अनायन है, यानी इनके रिडक्शन होने के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा और इनके ऑक्सीडेशन होने के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा, यानी कि Na+ और H+ दोनों रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि Na+ अगर Na में कन्वर्ट किया तो रिड्यूस होगा। अब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, तो आपके पास में या तो ऑप्शन है कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन का 0 होता है और सोडियम का माइनस में चला जाता है, तो इसका मतलब Na+ और H+ में H+ का रिडक्शन होगा, यानी कि इस जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो एट कैथोड H+ रिड्यूस होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, और उसी तरह से अनायन में Cl और OH- के बीच में कंपटीशन होता है, तो एट एनोड यहां पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है और सॉल्यूशन में बचा रह जाता है Na+ और OH-। यही फाइनली NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे कि किनका रिडक्शन होगा किनका नहीं होगा, रिडक्शन पोटेंशियल तो सबका याद रखना वो डिफिकल्ट है, तो एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको। एक डिस्चार्ज पोटेंशियल है इंपॉर्टेंट एलिमेंट का, उसके सीक्वेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किनका ऑक्सीडेशन होगा और किनका रिडक्शन होगा, यानी कौन कैथोड पर डिपॉजिट होगा और कौन एनोड पर डिपॉजिट होगा। उस डिस्चार्ज पोटेंशियल के अनुसार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनके डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है उसके डिपॉजिट होने का चांसेस ज्यादा है, वो हम डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू यहां पर लिख रहे हैं। आप थोड़ा सा साइड बुक देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, हालांकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखिए, जो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दें। डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, पहले कैटायन का सीक्वेंस याद रखो, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Zn2+, H+, Cu2+, Hg2+ और Ag+। अब बताएं कि जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम होगा उनके डिपॉजिट होने का चांसेस ज्यादा है। तो देखो, तो अगर Na+ है और यहाँ H+ है तो किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम है, H+ का, तो H+ डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का होगा। वहीं अगर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ देखो H+ है और यहाँ Cu2+ है, किनका वैल्यू कम है, कॉपर का, यानी कि कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और H+ सॉल्यूशन में बचा रहेगा। तो कैथोड पता चल गया कि कैथोड पर किनका डिपोजिशन होगा। उसी तरह से निगेटिव आयन का भी है, सल्फेट आयन SO4 2-
NO3 माइनस, इसके बाद OH माइनस, फिर Cl माइनस, जो कॉमन है सिर्फ वही ले रहे हैं, Br माइनस और I माइनस। अब देखो अभी हम लोग बात किए थे कि NaCl था और H2O था, तो NaCl में Na प्लस Cl माइनस और H2O आयनाइज किया था H प्लस OH माइनस। अब यहां पहले Na प्लस और H प्लस में देखो, Na प्लस यहां है, H प्लस यहां है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? H प्लस का, तो यानी कि ये डिपॉजिट होगा H प्लस। अब Cl माइनस और OH माइनस है, तो यहां देखो OH माइनस और Cl माइनस, डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू किसका कम है? Cl माइनस का, यानी कि Cl माइनस डिपॉजिट होगा। तो ये कटायन है तो ये डिपॉजिट हो गया कैथोड पर, और ये अनायन है तो डिपॉजिट हो गया एनोड पर। बचा हुआ रह गया Na प्लस और OH माइनस। अब अभी जो एक जगह पे बताया थे आपको, बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज करो। अगर मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं OH माइनस कैसे कन्वर्ट करता है जो एट एनोड, क्योंकि OH माइनस O2 लिबरेट करता है। कैसे कर रहा है? जो लिख रहे हैं 2OH माइनस, इट गिव H2O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसके 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन कर O2 का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एनोड पर अगर OH आ रहा है तो OH बाहर निकलेगा किस फॉर्म में? O2 के फॉर्म में। अब अगर यहां पर 2O करना है तो इस जगह पर 4OH करना होगा, यहां 2H2O 2O और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह का रिएक्शन आप कॉमर्शियल सेल वाले पार्ट में भी देखोगे, वहां पर भी O2 निकलता है। इसको नोट कीजिएगा यहां तक। अब आते हैं हम लोग एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं हम। जैसे अगर मान लिया कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इनर्ट, कॉपर सल्फेट आयोनाइज करेगा CuSO4, इट आयोनाइजेज एट Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, और चूंकि एक्वस फॉर्म है तो एक्वस फॉर्म में वाटर आयोनाइज करता है एज H प्लस OH माइनस। अब यहां पर भी दो कटायन और दो अनायन है। अब इस कंडीशन में चेक करो, कॉपर और हाइड्रोजन में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? ये हाइड्रोजन और ये कॉपर, यानी कि कैथोड पर डिपोजिशन होगा कॉपर का। अनायन में देखो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? यहाँ SO4 है और यहाँ OH है, यानी कि OH का डिपोजिशन होगा। यानी कह सकते हैं कि एट कैथोड कॉपर बनेगा, एट एनोड OH माइनस डिपोजिट होगा, तो OH माइनस किस फॉर्म में बाहर निकलता है? O2 के फॉर्म में। वहीं अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह पर सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेता, तो जो अभी बताया था, तो अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा तो कैथोड पर कॉपर का तो डिपोजिशन होगा, लेकिन एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा। सिल्वर इटसेल्फ आयोनाइज टू गिव Ag प्लस आयन। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब फिर से बता रहे हैं, पहले आपको ये चेक करना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो पहला पॉइंट, कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा। जो भी मटेरियल एनोड के फॉर्म में है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिर्फ कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर। अगर मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपल एक कटायन और एक अनायन ही होगा, तो जो कटायन है वो कैथोड पर और जो अनायन है वो एनोड पर। लेकिन अगर एक्वस फॉर्म में है तो वहां दो कटायन और दो अनायन होगा, तो वहां पर ये डिस्चार्ज पोटेंशियल सीक्वेंस देखकर जिनके डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उनके डिपॉजिट होने का चांसेस आता है। जैसे यहां कॉपर आयन भी था और H प्लस भी था, तो H प्लस से कम है कॉपर आयन का, तो कॉपर चूंकि कटायन है तो एक कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। उसी तरह से सल्फेट और OH माइनस में OH माइनस डिपॉजिट हुआ और OH माइनस डिपॉजिट होता है O2 के फॉर्म में। अब इस तरीके से जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाओगे आप। यही पॉइंट को आपको जरूरत पड़े तो फिर से इस पॉइंट को आप रिपीट करोगे,
ध्यान से सुनोगे उसको कि क्या बताया जा रहा है, हालांकि कई बार में हमें बताए हैं, और उसको बना लीजिएगा। अब ये चैप्टर यही खत्म करते हैं, सिर्फ कॉमर्शियल सेल बाकी है। तो जब रिपीट करने लगेंगे छूटे हुए पोर्शन का, जैसे सॉल्यूशन का क्वांटम फैक्टर, तो उस वक्त में सबको एक साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो अब आज यहीं तक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपका काम रहा है इसका प्रिपरेशन करके रखिए। 1 वीक का टाइम देते हैं, इस चैप्टर का टेस्ट रखेंगे, यानी कि अगले वाले वीक में, तो उसका प्रिपरेशन करके आप रखो। और अगले क्लास से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।